तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी ध्यान के लिए जो हमारी लाइफ फोर्स है, जिसे हम कहते हैं प्राण, जो हमारा जीवन है। और श्वासें हमारे लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रहती हैं वो है हमारी श्वास। तो अगर हम अपने श्वास को आधार मानकर श्वास की विज्ञान को समझें और प्राणायाम को समझें, तो आज के टॉपिक्स में हम समझेंगे कि प्राणायाम क्यों करना चाहिए, प्राण का विज्ञान क्या है, और पंचतत्व का प्राणायाम से क्या कंसर्न है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, इनका क्या रिलेशन है, और मन और प्राण का आपस में क्या संबंध है, और कैसे मन और प्राण हमारे प्राणायाम से कनेक्टेड है, हमारे ध्यान से रिलेटेड हैं। फिर मन की 5 अवस्थाएं और हठ योग और राजयोग के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राणायाम से। हम सब एक गहरी श्वास लें और महसूस करें परमात्मा को। आज हम प्राणायाम को, जैसे गीता में लिखा है कि कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, मैं ही स्मृति हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, और जो हम भूल जाते हैं वो भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। और ये सब होता है हमारे प्राणों की शक्ति से। तो हम इस प्राण को एक, जो लोग एक्सरसाइज समझते हैं, उस एक्सरसाइज की तरह न लेकर हम समझेंगे कि एक साइंस की तरह प्राणायाम क्या है। ये एक ऐसी विद्या है, हम जिसे कहेंगे, कि जो हमारी बॉडी, माइंड और हमारे स्पिरिट को इस यूनिवर्सल कॉस्मोस के साथ, इस परमात्मा के साथ, इस यूनिवर्सल पावर के साथ जोड़ती है। तो इस प्राणायाम को हम एक विज्ञान के रूप में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्राणायाम करना ही क्यों चाहिए। कई बार हम सालों साल साधना करते हैं, और साधना करने के बाद भी जब ध्यान में बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा समय आता है कि ध्यान जुड़ता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आज मन नहीं लग रहा, आज ध्यान करने की इच्छा नहीं हो रही है, आज कनेक्ट नहीं हो रहा परमात्मा से, आज बस बैठे हैं। तो उस वक्त जो प्राणायाम है वो हमारी उस इच्छा शक्ति को कंट्रोल करने के लिए हमें हेल्प करता है। यानी अगर हम कहें कि हमारी जो काम करने की इच्छा है, जो प्रवृत्ति है, वो भी हमारे प्राणों से ही कंट्रोल होती है, जिसे हम कहते हैं प्रवृत्ति। और ये प्रवृत्ति अगर हम सांसारिक दृष्टि में देखें तो हर चीज में होती है। जैसे सपोज मैं कुछ भी कार्य कर रही हूँ, घर के कार्य कर रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, अपने डे टू डे रूटीन कर रही हूँ, या मैं हेल्दी खाना ही खाना चाहती हूँ, तो ये जो मेरी प्रवृत्ति है ये मेरी प्राणों की शक्ति पे निर्भर है। और वही अगर हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना, ये जो हमारी रुकने की, जैसे कोई काम को ना करने की इच्छा है, जैसे हम निवृत्ति कहते हैं कि भाई ये काम हम नहीं करेंगे, हम जंक फूड नहीं खाएंगे, हम हेल्दी रहेंगे, हम रोज ध्यान करेंगे, लेकिन हम इस तरीके की चीजें नहीं करेंगे। जो निवृत्ति है वो नहीं करने वाली चीजें, वो भी हमारे प्राणों से ही कंट्रोल करने से आती है। यानी ये दोनों ही पावर्स हम अपने प्राणायाम की साधना से प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसको मैं इस तरीके से कहूं कि जैसे कोई घड़ा है, जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, कच्चा घड़ा बना के हमने रख दिया और हमने सोचा इसमें पानी भर लें, तो क्या हम उस घड़े में पानी भर पाएंगे? वो पानी कुछ देर में ही घड़े से बाहर निकलने लगेगा। पर जब वो घड़ा पककर स्ट्रेंथ आ जाती है उसमें, वो अच्छे से पक चुका है, तब हम उसमें पानी भरते हैं तो न सिर्फ वो पानी टिकता है बल्कि वो ठंडा भी रहता है। तो ऐसे ही जब हम अपने मन को मजबूत और स्थिर बनाते हैं, उसके लिए प्राणायाम बेहद ही सहायक होता है। और जो हम एक्सपीरियंसेस जब अपने माइंड को, अपने मन को कंट्रोल करके करते हैं, तो वो हमारे एक्सपीरियंसेस हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इनफैक्ट हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारी कंपैशन है, हमारी डिविनिटी है, ये सब जो क्वालिटीज हैं, जिसे हम कहते हैं एकाग्रता, करुणा, दिव्यता, ये हमारे अंदर और ज्यादा स्ट्रांगली आती हैं जब हम प्राणायाम का सहारा लेकर मेडिटेशन, ध्यान आदि करते हैं। अब अगर हम प्राणायाम को ऐसे समझें कि प्राणायाम केवल सांस लेने का अभ्यास नहीं है, जैसे हम कहते हैं प्राणों का आयाम, बल्कि ये हमारी कॉन्शियसनेस को ट्रेन करने की एक प्रोसेस है। यानी हम अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू कॉन्शियस, अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को
परमात्मा के साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ी हमारे पास एक ट्रेनिंग कह लें, एक एजुकेशन कह लें होती है। लेकिन जब ये हम ध्यान करते हैं तो अक्सर हम महसूस करते हैं कि ध्यान करने में कई बार हम ऐसे महसूस करते हैं बहुत सारी एनर्जी हमारे अंदर आने लग जाती है। हम एनर्जी फील करते हैं कि एक डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर फ्लो कर रही है। लेकिन हमारे शरीर को वो एनर्जी संभालने की क्षमता भी प्राणायाम ही देता है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो प्राणायाम यानी प्राणों को कंट्रोल करने की क्षमता तो आ रही है, लेकिन हम उस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि हम उतने ज्यादा परिपक्व नहीं हुए हैं। तो अपने मन को एक ऐसा पात्र बनाएं जो हमारे प्राणों को धारण कर सके। और इसीलिए प्राण के विज्ञान को हम प्राणों की साइंस कहते हैं। जो ये प्राण है जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, आप कहेंगे है क्या ये प्राण? तो ये प्राण है लाइफ फोर्स, वो जीवन शक्ति जो हमारे पूरे शरीर को चलाती है। और मैं इसे ऐसे भी कह सकती हूँ कि काइंड ऑफ ये इट्स लाइक एनिमेटिंग इंटेलिजेंस जो हमारे यूनिवर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू आवर बॉडी। जिससे मैं इसे सिंपल भाषा में कहूँ कि जो यूनिवर्स है, जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो परमात्मा है, वो भी सुपर कॉन्शियसनेस है, मैं कॉन्शियसनेस हूं। तो जो मेरे प्राण हैं वो रेप्लिकेट कर रहे हैं उसकी एनर्जी, उसकी पावर्स, उसकी स्ट्रेंथ थ्रू दीज प्राणा, थ्रू दिस एनर्जी। अब अगर ऐसे समझें कि हमारा जो हार्ट है रेगुलरली बीट करता है, ऐसा नहीं होता ना कि कभी कभी हमारा हार्ट बीट नहीं कर रहा, हमेशा हम फील करते हैं कि कंटिन्यूअसली हार्ट बीट कर रहा है, कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी फंक्शंस चल रहे हैं, हमारी इंटेस्टाइन्स वर्क कर रही है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है। किसी ने ये तो नहीं कहा कि ऐसा करना है, या हम कहते हैं कि अब आप ऐसा करो, वो कंटिन्यूअसली होता है। तो ऐसे जो हमारी प्राण शक्ति है वो भी कंटिन्यूअसली अपना काम करती रहती है। हम ब्रीथ तो करते ही रहते हैं, तो फिर हमारा ये जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है, वो है क्या? तो जो हम एक नॉर्मल फिनोमिना में ब्रीथ कर रहे हैं, हम नॉर्मल श्वास ले रहे हैं, वो हमें एनर्जी दे रहा है, वाइटैलिटी दे रहा है, हमारी लाइफ दे रहा है। लेकिन यही जीवन शक्ति अगर हम इसे नियंत्रित कर सकें, कंट्रोल कर सकें, तो हमारी लाइफ के जो चार खास नियंत्रक बताए जाते हैं, एक है प्राण जो हमारी जीवनी शक्ति, एक हमारे वीर्य यानी हमारी ओज, इम्यूनिटी, या जिसे हम मतलब वाइटैलिटी कह सकते हैं, एंड तीसरा वृत्ति यानी हमारे विचारों का पैटर्न, थॉट पैटर्न्स, मेंटल टेंडेंसीज, और चौथा मन, मतलब द माइंड इटसेल्फ। तो अगर हम ये देखें कि प्राण का कनेक्ट हमारी वाइटैलिटी से है, हमारे विचारों के पैटर्न से है, हमारे मन से है, सिमिलरली ये सब आपस में कनेक्टेड है। अगर मेरे प्राण मैंने वेल कंट्रोल्ड है, अगर मेरे प्राण मैंने मतलब उन पर अपना संयम है, तो मेरी ये बाकी शक्तियां भी और बेहतर काम करने लगेंगी। मेरी लाइफ फोर्स अगर मेरी एक्टिव है तो बाकी चीजें भी और बेहतर काम करने लगेंगी। तो इसी तरीके से जैसे जब मैं प्राणायाम रेगुलरली करने लगती हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, मेरी जो शरीर की ऊर्जा है मैं और बेहतर महसूस करूंगी। जब मैं ध्यान में जुड़ूंगी तो मेरे साथ और ज्यादा मैं परमात्मा की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, और ज्यादा एनर्जी मैं इम्बाइब करूंगी, और ज्यादा मेरे माइंड कंट्रोल होगा, मेरे अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे, मैं अपनी मन को सही डायरेक्शन में लगा पाऊंगी। तो ये सब आपस में अगर किसी एक, कहते हैं इन चारों में से एक पिल को भी आपने साध लिया तो आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ तो एक आपस में ही कनेक्टेड है, अगर आप एक को साधेंगे तो दूसरा अपने आप। इनमें सबसे जो इजीएस्ट है वो है श्वास। अगर हम अपनी श्वास को साध लेते हैं तो हम बाकी सब तक भी इजीली पहुंचने लग जाते हैं। और श्वास ही हमारे प्राणायाम योग का प्रवेश द्वार है, यानी एंट्री फॉर दिस यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर मैं इसे एक बहुत सिंपल चीज का एग्जांपल दूं, हम स्कूल्स में होते थे तो हमने अक्सर पढ़ा कि जो सनलाइट है एनर्जी गिविंग है, सारी चीजों को सनलाइट से ही चल रही है, ऊर्जा से। लेकिन जब हम वो सनलाइट को फोकस्ड चैनलाइज कर देते हैं, जैसे किसी पेपर पर आप देखेंगे कोई लेंस के थ्रू अगर आप सनलाइट डालते हो तो क्या नोटिस करते हैं कि वो कागज जल जाता था।
जैसा हमने एक्सपेरिमेंट किया स्कूल टाइम में। क्यों? क्योंकि हमने उसे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, उस एनर्जी को हमने बड़ी कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में उस पेपर पे डाला। और जब हम अपनी यही प्राण एनर्जी जिसे हम डेली श्वास के रूप में ले रहे हैं, लेकिन जब हम उन्हें ट्रेन्ड वे में प्राणायाम के थ्रू जब हम उसके साथ अपने ध्यान, अपने फोकस, अपने मन, अपनी एनर्जी, हर चीज को चैनलाइज करते हैं, तो फिर वो एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बन जाती है। वो हमारे आगे चल के मैं आपको, वैसे तो सब जानते हैं आप लोग, बट फिर भी थोड़ा सा और डिफाइन करूंगी किस तरीके से वो हमारे चक्रास और बाकी चीजों को भी बेनिफिट करती है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखेंगे, तो हम प्राणायाम जब भी करेंगे हमें समझ आ जाएगा कि वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। एक और मैं छोटी सी चीज बताऊंगी जिसे आयुर्वेद बहुत गहराई से मानता है, वो हम अक्सर बात भी करते हैं पंच तत्व की। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये जो पंच तत्व हैं, ये पंच तत्व भी इसी वायु, इसी प्राण एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं। तो जब हम प्राण एनर्जी लेते हैं तो हमारी बॉडी में पृथ्वी तत्व, यानी हमारी बॉडी में जो मसल्स बन रही हैं, हड्डियां बन रही हैं, जो फिजिकल हमारी बॉडी है, उसको जो एनर्जी मिल रही है, वो पृथ्वी तत्व मिल रहा है प्राण से। वहीं जो जल तत्व है, यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे हम कहें कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या हमारे शरीर में कोई हार्मोन्स के भी जो मूवमेंट हो रही है, वो सब जल एलिमेंट, वाटर एलिमेंट्स, और वो भी प्राण शक्ति ही चला रही है। जब अग्नि हमारे शरीर में काम कर रही है, जैसे हम कहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा डाइजेशन, तो ये भी हमारी प्राण शक्ति से ही काम कर रहा है। और फिर वायु, एयर, जिसकी हम बात करते हैं, श्वास, श्वास प्रश्वास, जो ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ये सब। तो वो जो सेल इंटरनली जा रही आ रही है, वो जो वायु तत्व है, वो कंट्रोल करने वाला भी, या उसके थ्रू भी जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, वो भी हमारे प्राण तत्व से रिलेटेड है। और फिर जिस स्पेस में ये सारा हो रहा है, जो हमारे ईथर या आकाश जिसे हम कहते हैं, बॉडी के अंदर जो ओपन स्पेसेस हैं, वो भी इसी प्राण तत्व से हैं। तो अगर आप समझो कि इनमें से किसी एक में भी चैलेंज आएगा, और अगर हम प्राणायाम करते हैं, अगर हम प्राणायाम से कनेक्टेड हैं, तो क्या हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते? क्या हम उन बीमारियों को खत्म नहीं कर सकते? तो पृथ्वी तत्व में रुकावट हो, शरीर से जुड़ी बीमारियां हैं, तो भी अगर हम प्राणायाम करते हैं तो वो ठीक होंगी। अगर जल तत्व की रुकावटें हैं, कोई इमोशनल इश्यूज हैं, तो वो भी ठीक होंगे। अगर डाइजेशन इश्यूज हैं अग्नि तत्व के, तो वो भी ठीक होंगे। वायु तत्व के इश्यूज हैं, कोई एंग्जाइटी है, कोई स्ट्रेस है, तो वो भी ठीक होगा। अगर आकाश तत्व के इश्यूज हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी आकाश रिलेटेड, जैसे कॉन्शियसनेस से अगर हम कहें रिलेटेड, तो वो भी यही प्राण तत्व हमारी सब चीजें ठीक करेंगे। तो हर गहरी श्वास में, हर डीप ब्रेथ के अंदर हमारी पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है, पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। मतलब ये सारा बॉडी सिस्टम इंप्रूव होता है, सारी चीजें चलती चली जाती हैं। आदमी महीनों तक खाना खाए बिना रह सकता है, कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है, लेकिन श्वास लिए बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। ये है इंपॉर्टेंस श्वास की। लेकिन इसी श्वास को चैनलाइज करेंगे, जैसे हमने बताया, फोकस करेंगे, तो यही श्वास हमारी हमें परमात्मा के साथ, हमारी हमारी खुद असीमित जो कैपेबिलिटीज है, मेरे माइंड की कैपेबिलिटीज है, आपके माइंड की कैपेबिलिटीज है, हमारी जो ऐसी चीजें जो हमने कभी सोची नहीं, देखी नहीं, वो चीजें हमें करने को मिलेंगी। और ये सब कैसे होता है? ये सब होता है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के द्वारा। शायद आप सभी जानते भी हों, लेकिन फिर भी मैं एक जस्ट डिवीजन तौर पे छोटा सा अगर कहूँ, तो जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं, जिनसे हम सांस लेते हैं, ये राइट नॉस्ट्रल और लेफ्ट नॉस्ट्रल। तो जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो है ईड़ा नाड़ी। जब हम लेफ्ट लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ कर रहे हैं, तो हमारी चंद्रस्वर चल रहा है, यानी हमारी कूल रिसेप्टिव एनर्जी, ल्यूनर एनर्जी चल रही है। वहीं जब हम राइट नॉस्ट्रल से लेते हैं, तो पिंगला नाड़ी, यानी सूर्य स्वर, वार्म, डायनामिक, सोलर एनर्जी चल रही है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, जब उनकी दोनों नाड़ियां चलने लग जाती हैं इक्वली, वो कहते हैं कि उनका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गया है, यानी मध्य स्वर, जिसे रॉयल पाथ ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है। जिसे कहा जाता है इसके बाद मतलब आप कॉन्शियसनेस से जुड़ सकते हो, आप अपनी एलिवेटेड स्टेट्स में जा सकते हो, आप अपने, आप जो आपके चक्रास हैं वो एक्टिव होने लग जाते हैं, जस्ट कि जब ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने लग जाती है। और ये नॉस्ट्रल्स हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इनके थ्रू बहुत सारे हम अपने
सॉरी। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह कर सकते हैं इन नाड़ियों को बैलेंस करके भी, और चाहे तो अगर मान लो हमारे राइट नॉस्ट्रल चल रहा है, हम चाहते हैं लेफ्ट चले वेदर की वजह से या जो भी, तो वो भी करना पॉसिबल होता है। तो ये सब जो चीजें हैं उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको हम शायद नेक्स्ट सेशन में बात भी करेंगे। तो कहने का मतलब, लेकिन इन दोनों के बीच में जो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं उसके बीच में एक छोटा सा गैप आता है, बहुत छोटा सा गैप, जिसे हम कुंभक कहते हैं। और जो महात्मा हैं, जो साधक हैं, उनके लिए ये जो कुंभक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो जो गैप है, जब श्वास हमने अंदर लेनी शुरू की और जब श्वास खत्म हुई, तो वो जो एक पॉज है, उस पॉज में जब हम अपनी कॉन्शियस एनर्जी को कंसंट्रेट करेंगे, अपने श्वास में उस मोमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो सबसे ज्यादा हम हाईली एक्टिवेटेड होते हैं, सबसे ज्यादा हम हाईली चैनलाइज्ड होते हैं, सबसे ज्यादा हमारी एनर्जीज हाईली एक्टिव होती हैं, और हम सबसे ज्यादा ध्यान जुड़ने के मतलब हमें लाभ मिलते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। और मतलब आप देखोगे धीरे धीरे, जब आप ध्यान में जाते हो धीरे धीरे, कई बार बहुत ही गुस्सा आ रहा है कोई बात है तो सांस बहुत जल्दी जल्दी चलने लग जाती है। या कई बार हम ध्यान में, कई बार अपने मन को शांत करते हैं तो देखते हैं श्वास ही धीरे 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 चलने लग जाती है। तो जो हमारी श्वास है वो कैसे चल रही है, धीरे चल रही है, तेज चल रही है, हम तो हमारे कैसे विचार हैं वो धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, या हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं। और फिर जब हम उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं तो वो विचार और उनके बीच का जो पॉज है, जब हम उसे अपने ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, तो हम जानते हैं कि किस तरीके से हम पर अपनी हाईएस्ट ऑफ एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो हमारा श्वास और मन है, इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। जब हम हमारे कुंभक आता है, ये जो पॉज आता है, वो हमारे रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जब जैसे जैसे पॉज बड़ा होने लगता है, हम इसमें ज्यादा ऑब्जर्वेंट होने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में ज्यादा शांत हो जाते हैं, हम अपने लाइफ में ज्यादा ज्यादा काम हो जाते हैं। कोई डिसीजंस लेने हैं अगर हमें, तो हम उन डिसीजंस को और एक्टिवली और अच्छे तरीके से ले पाते हैं, क्योंकि हम वो डिसीजंस ले रहे हैं। अब बात आती है मन की जो पांच अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम ये अवस्थाओं को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये अवस्थाएं क्या है, जैसे एक अवस्था है मूड, बड़ी तामसिक अवस्था है कि हमारा मन भारी, हमें नहीं करना, ये मुझे ध्यान में नहीं बैठना, मैं नहीं ध्यान में बैठना चाहता। ये एक क्षिप्त अवस्था है कि ये राजसिक अवस्था है कि भाई मन बहुत ही एक्टिव है, कहीं टिक ही नहीं रहा, फोकस ही नहीं हो रहा। एक विक्षिप्त की बिल्कुल शांत ही मतलब कभी शांत हो गया, कभी फिर कहीं चंचल हो गया, कभी शांत हो गया, कभी चंचल हो गया। जो फोर्थ अवस्था है वो है एकाग्र, यानी वो है कॉन्शियसनेस की अवस्था। और उसके बाद जो महात्माओं की अवस्था होती है वो है निरुद्ध। निरुद्ध अवस्था में हमारा मन बिल्कुल नियंत्रित, कंट्रोल्ड हो जाता है, और जिन लोगों का निरुद्ध अवस्था आती है वही समाधि की ओर जाते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि हमने बात की अपने श्वास को समझने की, कि हमारे श्वास क्या हैं, उन श्वास को कैसे लेना चाहिए, जब वो श्वास चलती है तो किस तरीके से हमारी नाड़ियां एक्टिवेट होती हैं, हमारी नाड़ियां किस तरीके से हमारे पंच तत्वों को अफेक्ट करती हैं, वो पंच तत्व हमारे बॉडी ऑर्गन के फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, हमारे माइंड को कामनेस मिलती है, शांति मिलती है, या जिस तरीके से हम मॉड्यूलेट करना चाहते हैं वो होता है। और जब इन सब को चैनलाइज्ड वे में किया जाता है तो हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसके साथ हम जुड़ने के लिए, जिसके साथ हम एक्चुअल में अपना मन लगाने के लिए बैठे हैं, हम वो कर पाते हैं जो हमारा रियल पर्पस है। और इसके लिए जो हम मेजरली जो दो योग कहे जाते हैं वो है हठ योग, राजयोग। हालांकि कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, लेकिन जो मेजरली जो लोग प्राणायाम साधना करते हैं, हठ योग और राजयोग, मतलब काफी ज्यादा फोकस्ड वे में करते हैं। हठ यानी मतलब थोड़ा, ह का मतलब है सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी, ठ का अर्थ है चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी, और जब इन दोनों का बैलेंस होता है तो एक्टिवेट होती है सुषुम्ना नाड़ी। और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो हमारा मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगते हैं, जिन्हें हम एक्चुअली, जो साधना में जो ध्यान करते हैं लोग एक्चुअली जिसमें पहुंचना चाहते हैं। वहीं जब हठ योग के साथ हम अपने शरीर और प्राण का अनुशासन के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, कि किस तरीके का लाइफस्टाइल हमें जीना है,
किस तरीके से हमें अपने लाइफ में डिसिप्लिन खाना खाना है, डिसिप्लिन श्वास लेनी है, सॉरी डिसिप्लिन वे में मेडिटेशन करनी है, डिसिप्लिन वे में जीवन जीना है। तो जब वो सब सी चीजें हम करने लगते हैं एक फोकस्ड वे में, तो वो हो जाता है राजयोग। और जब हम इन चीजों को बिना किसी इच्छा के करते हैं, यानी निष्काम भाव से करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाते हैं, एक राइट लाइफस्टाइल जी पाते हैं। और वो जो हमारे जीवन का मेन पर्पस है, कि जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं, उस पर्पस को, परमात्मा तक पहुंचना, उसे पाना, उसके साथ अपने आप को जोड़ना, इसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो अब हमने समझा कि हमें प्राणायाम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसके लिए लाभकारी है। और हर सुबह उठें हम, सबसे पहले सुबह उठकर देखें कि मेरे मन की क्या अवस्था है, मैं मेरा मन आज मूड अवस्था में है कि क्षिप्त है कि विक्षिप्त है, या मैं एकाग्र फोकस अवस्था में हूं भी या नहीं। फिर अपने स्वर का निरीक्षण करें कि भाई मेरा कौन सा राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है कि लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है, मेरी आज ऊर्जा कैसी है। तो अगर मेरी ऊर्जा मतलब गर्मियों के दिन है और सूर्य ऊर्जा है, या सर्दियों के दिन है तो आधर नाड़ी चल रही है, और किस तरीके से फिर अपने आप को समर्पित भाव से, बिना किसी निष्काम भाव से अपने आप को समर्पित करें, अपने डेली एक्टिविटीज करें, और अपने प्राणायाम को जीवन में लाते हुए साथ में ध्यान के साथ करके अपने लाइफ की जो भी हमारी डिजायर्स हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जो भी हम जीवन में अपने चाहते हैं, उन्हें करें, कर्मयोगी बने, और ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचने के अपने इस पर्पस को पूरा करें। तो इसी के साथ मैं विराम दूंगी, और आप सबके सामने सेशन में जो भी आप बात करना चाहें हम कर सकते हैं। जी मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। और कोई बात करना चाहता है तो अनम्यूट करके बात कर सकते जी, आत्मवंदन सभी को। एंड थैंक यू कामना मैम आज के सेशन के लिए, और जो भी आपने शेयर किया। मुझे ये पूछना था कि मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ध्यान में बैठी हूँ तो बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, फिजिकली भी बहुत, जैसे होता है ना कि इरिटेबिलिटी टाइप का बॉडी में एक रहता है टेंडेंसी, तो हिलना डुलना, तो खुजली करना, तो मतलब कुछ भी स्थिर नहीं बैठना, तो कभी कभी ऐसा होता है। पर ना मैं ढीठ की तरह बैठती हूँ, क्योंकि मेरा वो वक्त होता है बैठने का, तो हम्म। मैं बैठती हूँ। और मुझसे ध्यान सिर्फ 2 ही बार होता है, 3 बार नहीं कर पाती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त तो उठती नहीं हूँ। हम्म। दोपहर में बहुत अच्छा ध्यान लगता है, एफर्टलेस होता है, मतलब बैठती हूँ 2 मिनट 5 मिनट में एकदम आई एम ऑफ। बट रात वाला जो होता है उसमें संकल्प बहुत आते हैं, तो मैं ढीठ की तरह बैठती हूँ, मेरे को बहुत विचार आते हैं, बहुत पक्का ध्यान, अनलेस एंड अनटिल इट इज गाइडेड, तो मेरा ध्यान बहुत इधर उधर भटकता है। तो इस उस मतलब इसको कैसे मतलब ठीक किया जा सकता है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि गाइडेड की भी जरूरत नहीं, गाइडेड भी मुझे मेरे लिए पर्सनली ध्यान भटकाव करता है। और मुझे लगता है जब हम अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं, आपका ध्यान हर जगह से अपने आप हट जाता है। जब आप अपनी श्वास को ही देख रहे हो, श्वास अंदर गई बाहर गई, कितना अंदर गई कितना बाहर गई, कितनी बार गई, स्लो है फास्ट है ना, कहाँ तक जा रही है कहाँ तक नहीं जा रही है। और बीच में जब ये जो मैंने आपको बताया ना पॉजेस, कुंभक, अगर आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आपकी कंसंट्रेशन फोकस अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। आपको वो करना ही नहीं पड़ेगा कि भाई मैं ध्यान कर रही हूँ या मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे खुजली हो रही है, क्योंकि आपका फोकस वो श्वास भी नहीं हो रही जो अंदर जा रही है वो बाहर जा रही है। आपका फोकस वो पॉज है जो श्वास लेने से पहले आ रहा है और श्वास खत्म होने के बाद जा रहा है। तो मैं पर्सनली मैंने ये बहुत किया है, और आप ट्राई करके देखिएगा, आपका कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव होगा। और मैं नहीं कहती कभी किसी को कि 3 बार करो कि 2 बार करो कि 1 बार करो, मैं कहती हूँ उस वक्त करो जब आपका बिल्कुल कंफर्टेबल हो, बिल्कुल मैं रेस्ट में हूँ, मैं बहुत मतलब मेरी बॉडी थकी नहीं हुई है, मेरा माइंड थका नहीं हुआ है। अगर आप पूरे दिन की बात कर रहे हो, आपकी बॉडी तो ऑलरेडी थकी हुई है, माइंड इतना थका हुआ है, मन ही नहीं करेगा आपका करने का। लेकिन जब आपने पूरी एनर्जी के साथ, आपने जब रेस्ट करके हटे हो, पूरी बॉडी फ्रेश है, माइंड फ्रेश है, कहीं दिमाग नहीं लगाना, कोई काम नहीं करना, सिर्फ ध्यान में बैठ रहे हो, आप देखो किस तरीके से आपका ध्यान मतलब फोकस्ड होगा। और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है जैसे मैं हिल रही हूँ, तो
क्यों हिल रहे हो? कई बार क्या होता है कि ना गर्मी लग रही है, पंखा नहीं चला रखा, तो फिर हिलना हो रहा है। पहले पंखा चला लो, अगली बार ऑब्जर्व करो आज क्यों हिल रही हूँ, शायद मेरा जो मैं बैठी हूँ स्थान वो मुझे कंफर्टेबल नहीं है, तो बिछा लो, वो दो गद्दी और नीचे बिछा लो। अगर फिर कंफर्ट नहीं आ रहा तो अपने घुटने के नीचे भी कुछ रख लो आप, अगर आपको उससे कंफर्ट आता है तो। मैं इनफैक्ट एक वाईएसएस में जाती थी तो वो एक तकिया देते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड सा तकिया है, आप उसको अपने बटक्स के नीचे रखते हो तो आपकी जो कमर है, स्पाइन है, वो और सीधी हो जाती है, तो वो आपको और ज्यादा फोकस्ड बैठने में मदद करती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम जैसे नॉर्मली फिजिकल एक्सरसाइज इतना ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन जो प्राणायाम में खास मेंशन है, स्पेशली मतलब कि अगर हम एक्सरसाइज करें, स्पेशली जैसे हल्की हल्की एक्सरसाइज, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा, जो साधक है, अगर आपको मैं एक छोटी सी टिप दूंगी है कि जो जॉइंट जिस तरफ मूवमेंट होता है, नेचुरल मूवमेंट, जैसे मेरे हाथ की कलाई का मूवमेंट, ये नेचुरल मूवमेंट है, तो आपने यही करना है। उंगलियों का ये नेचुरल मूवमेंट आप उल्टा तो नहीं कर सकते ना इन्हें, यही नेचुरल मूवमेंट है तो यही करना है। घुटने का जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वही करना है। अगर आपकी स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, या जितना मुड़ सकता है उतना ही करना है। अगर आप धीरे धीरे अपने हर जॉइंट को, उनकी कैपेबिलिटी जो जिस तरफ मुड़ने की है उतना करोगे आप, तो आप देखोगे कि आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रेंथन होने लग जाएंगी, आपके जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, आपको बैठने में ज्यादा देर समय परेशानी नहीं होगी। तो जो आप कह रहे हो ना कि मेरे को बैठते हुए तकलीफ होती है या ज्यादा देर बैठा नहीं जाता, वो नहीं होगा। तो गर्मी, सर्दी, भूख, ज्यादा खाया तो नहीं हुआ, कितनी देर पहले खाया हुआ है, या ऐसा तो नहीं कि बहुत घंटों के भूखे हो, अगर आप इन सब चीजों को ध्यान रख के बैठोगे कि खाने के इतनी देर बाद बैठूंगी, पंखे में बैठूंगी या एसी में बैठूंगी, या मैं किस तरीके के आसन पे बैठूंगी, और किस तरीके से बैठूंगी, किस तरीके की पोजीशन में बैठूंगी, मैंने एक्सरसाइज की हुई है कि नहीं, ताकि मेरे, अगर बैठ के कमर में दर्द होता है बार 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 बार, तो मतलब आपकी कमर की जो मसल्स हैं वो वीक है। घुटने में दर्द होता है तो मतलब घुटने के जॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो नीचे उसे सपोर्ट दे दीजिए, उसे तकलीफ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा घुटने की एक्सरसाइज कीजिए, तो इससे शरीर भी ठीक होगा। और आप देखोगे, जैसे मैंने कहा, प्राणवायु जब आप सर्कुलेट होगी, तो ध्यान में ऑब्जर्व करो कि मेरे जो घुटना है, इसकी इसकी जो भी इश्यूज हैं, आप इसको ठीक करो, अपने फोकस को घुटने को ही इमेजिन करो, उस फोकस से आप देखोगे धीरे धीरे वो घुटना हील करने लग जाएगा, तो आपकी वो प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी खत्म होंगी और ध्यान बहुत अच्छे से जुड़ेगा। जी। मैं ये पूछूंगी कि ना जब मैं ध्यान करती हूँ तो मैं 20-25 मिनट के बाद मेरा बायां पैर ना सुन्न सा होने लगता है, ना सो जाता है, घुटने से नीचे ऐसा लगता है कि सो गया वो, थोड़ी सी झंझनाहट सी होने लगती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा कई बार हमारी ना, जैसे नर्व्स, जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, वो एक टाइम के बाद धीरे धीरे कमजोर भी होने लग जाती हैं, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स ऑलरेडी कमजोर हो चुकी हैं, तो भी एक होता है। और दूसरा, या तो दबाव पड़ रहा है आपके उस घुटने पे उस जगह, या कोई आपको कंफर्ट में आप नहीं बैठे हो। तो पहली चीज तो आप ये देख लो कि आपका एज अ नर्वाइन टॉनिक अगर आप कोई लेते हो, जैसे B12 लेवल्स क्या हैं। B12 हमारी नसों को सपोर्ट करते हैं, तो अगर आपको कोई डायबिटीज तो नहीं है, अगर आपके B12 लेवल्स नॉर्मल है, तो इसका मतलब आपकी नसों की झंझनाहट नहीं है कोई, और सिर्फ उसी वक्त ध्यान के वक्त ये स्टेज हो रही है, तो इसका मतलब सिटिंग पोस्चर में प्रॉब्लम है। और जरूरी नहीं है फिर ऐसे अगर है तो आप आलथी पालथी मार के बैठो, ऐसी चीजें आती हैं जिसपे आप बैठने टाइप, जैसे कुर्सी टाइप आसन, या और भी छोटे ऐसे होते हैं जो हम चौकी टाइप कहते हैं, उस टाइप के आसन भी आते हैं ध्यान करने के लिए, तो आप उस टाइप के आसन को चूज कर लो, ताकि अगर आपको बार बार नंबनेस वाली फीलिंग हो रही है, और कई बार शुरू में पहले मुझे भी हुआ करती थी, तो कई बार प्रैक्टिस नहीं होती, हम बहुत ज्यादा टाइम बैठने की हमारे शरीर को प्रैक्टिस नहीं होती, तो शुरू में ऐसा भी हो सकता है। तो आप दोनों तीनों चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि या सिटिंग प्रैक्टिस का रीजन है, या मेरी नर्व्स कमजोर हैं, या मेरे घुटने का इश्यू है, या मुझे, कि आप कितना घंटा बैठते हो, 10-15 मिनट में अगर नमनेस हो रही है तो फिर नहीं, नर्व्स का इश्यू है। मैं कम से कम मैं कोशिश करती हूँ 40 से 60-50 मिनट तक बैठती हूँ। तो मतलब 20 मिनट, मतलब ये सिर्फ ध्यान के समय ही होता है, वैसे नहीं होती प्रॉब्लम ये। मतलब 20 मिनट या 25 मिनट्स बाद मुझे लगता है जैसे मेरे पैर जो है ना थक सा गया है, सुन्न सा हो गया है नीचे, मतलब नी हम्म के नीचे का पोर्शन जो रहता है वो थोड़ा सा, फिर मैं बाहर भी निकाल देती हूँ, मतलब घुटने से दूसरी तरफ निकाल देती हम्म हूँ हम्म उसको। और वो हम्म। थोड़ा सुन्न सा हो जाता है तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं एकदम।
हाँ, उसको थोड़ा ज्यादा सा ऐसा सीधा हो फ्लो कर सकता दो है। उसको। या तो सिटिंग पोस्चर का भी इशू हो सकता है, या ज्यादा मतलब अभी धीरे धीरे हैबिट पड़ने में भी टाइम लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आप चाहो तो थोड़ा कुर्सी पे बैठ के ध्यान करने की कोशिश कीजिए कुछ दिन, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। जरूरी है, देखो ध्यान हम्म। में का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने शरीर को तकलीफ दें किसी भी कीमत पे। ऐसा ठीक। नहीं कोई चाहता। आपको अगर आप शरीर से ही कंफर्टेबल नहीं हो, तो फिर कैसे आपका ध्यान जुड़ेगा? मैं आपको शरीर बैठती से तो अच्छे से कंफर्टेबल होना हूँ। हो। हम्म। बैठती तो आराम से हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पैर ही बहुत समस्या हो जाता है बस। थोड़ा सा तो हैबिट भी हो सकती है धीरे धीरे। नहीं तो हम्म। आप आसन बदल के देखिए। ओके, ठीक। जी। मुझे लगता है ये थोड़ी कॉमन प्रॉब्लम भी हो सकती है, शुरू शुरू में सबके साथ ही होता है होती है, हाँ। ये हैबिट की। एक हम्म। टाइम के बाद एक टाइम के बाद बदल भी जाती है ये, मतलब मैंने भी ऑब्जर्व, आज मेरा फोन कुछ ज्यादा ही गिर रहा है बार बार वो आज मैंने एक्चुअली आई लेवल पे रखती हूँ मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि आई लेवल पे रखने से वो थोड़ा सा नीचे नहीं जाता, वो इस चक्कर में गिर रहा है बार बार। इस आज विजय जी को मिस कर रहे हैं, उनकी टेक्निकल सपोर्ट। हम्म। आत्मबंधन मैम। जी, आत्मबंधन मैम। हाँ, मैं भी ये आपसे यही कह रही, सभी अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैं सुन रही थी मेरे जी भी यही प्रॉब्लम है। दस जी। पंद्रह दिन से मेरे पैरों में बहुत पेन है। अच्छा, घुटनों में हाँ। पेन है या जैसे जो मसल हाँ, वो होती है घुटनों के बस। नीचे जो पीछे वो होती हैं, काफ हाँ। मसल्स कहते हैं हम उन्हें, उसमें है? हाँ, नहीं, ये घुटने के सामने जो एक लंबी हड्डी गई है ना पैर में, मेरे यहाँ से ये यहाँ पर बहुत दर्द है, घुटने से पंजे तक। वो जो हड्डी है उसके पीछे की साइड दर्द है या दर्द आगे की तरफ है? नहीं, आगे की तरफ। तो घुटने के पॉइंट पे नहीं है, नीचे एड़ी के पॉइंट पे नहीं है, सिर्फ आगे की तरफ है? नहीं, हाँ, सामने पैरों में दर्द है। और एक ही पैर में कि दोनों पैरों में है? दोनों पैर में है। थोड़ा अगर सा अपना ऐसे देखो तो पूरा पैर में दर्द है, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ दर्द है, पर अब पूरे पैर में ही दर्द है। वैसे तो आप अपना ना कैल्शियम लेवल्स और विटामिन डी लेवल्स चेक कराइएगा कि कोई उनकी कमी तो हाँ। नहीं है ना? अच्छा। और हाँ, लेकिन जब ज्यादातर अगर पीछे पिंडलियों की तरफ दर्द रहता है, तो हाँ। वो कई बार नसों की कमजोरी के कारण होता है। पर अगर आप हाँ। हड्डी पे बता रहे हैं आगे, तो हाँ। हड्डी का दर्द सिर्फ ज्यादातर जो हड्डी के अंदर कमजोरी आ जाती है विटामिन डी या हाँ। कैल्शियम ये कम होने से, या हम्म। कई बार बहुत लंबे समय तक हैवी वेट जब पड़ता है ना, हाँ। तब उससे भी परेशानी हो जाती है इस तरीके से। हाँ। तो एक बार आप ये कीजिएगा, अगर विटामिन डी और कैल्शियम कम है तो उनको सपोर्टिव हाँ। लीजिए, है ना? हाँ। और मैं एक मेरा नंबर प्रिया जी आप लिख लो, पिछली बार भी नंबर नहीं हुआ था, तो आप लोग हाँ। सब ले लो। किसी को भी कोई हाँ। मेडिकल इशू है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। हाँ। तो नंबर मुझे लिख तो लीजिए। आपको ये है ना, ये जी कैल्शियम, ये हड्डी के लिए ना, आप तो मुझे ये दवाई बता दो कि क्या लेना है तो मैं लेने लगूं। जी। महानारायण तेल होता है, आप उसकी मालिश कीजिए। और दवाई वैसे तो मैं ऐसे भी बता सकती हूँ, बट अगर आप टेस्ट करा लेंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं तो आप मुझे एक बार हाँ। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं दवाई लिख के दे दूंगी आपको। अच्छा। प्रिया जी, नंबर मैं ना चार्ट पे लिख दूं या चार्ट तो पे लिख देती हूँ? हम्म। मैं सोच रही घुटने की यहाँ का मैं एक्सरे करवाने का सोच रही हूँ। नहीं नहीं, एक्सरे की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले सबसे नहीं। पहले ये कराइए जो मैंने अ, कहा है ना आपको। अच्छा, क्या कराना, कैल्शियम की जांच? जी जी जी। अच्छा। जी, आप ये कराएंगी ना, तो हाँ। उससे आपको कैल्शियम विटामिन डी ये कराएंगी तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कैल्शियम और विटामिन डी की डी, कमी तो नहीं है इसके, अपन बस। हाँ वो हाँ जी, हाँ करवा जी। लो। नंबर अच्छा। आ गया प्रिया जी? यस यस। वैसे तो मेरे को जी। B12 की कमी रहती है। हाँ जी, B12 की कमी है तो फिर नसों की परेशानी हो सकती है, जो हाँ, आप कह रहे हो ना। हो B12 सकता है की आपको तो है। पता नहीं चल रहा, हो सकता है कि हाँ। पिंडलियों का दर्द होगा, आपको लग रहा है हड्डी। हाँ। हाँ। पर इंडियंस में B12 और विटामिन D3 दोनों की कमी रहती दो, है। अभी इस एज में तो कमी है ही, वैसे भी मेरे को B12 की कमी तो है। जी। हरी सब्जियां खाइए, थोड़ा धूप में बैठिए। और विटामिन B12 और विटामिन डी मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख दूंगी, प्रिया जी नंबर दे देंगी तो हाँ। मैं आपको लिख दूंगी आप बाद में। हाँ, प्रिया नंबर दे देना है ना प्रिया जी, ताकि जी मेरे जी को मैसेज मिल जाए। थैंक यू जी। कामना जी। मैंने कहा वेलकम जी। मैं भी है ना पूछ ही ले, नहीं तो कोई बात नहीं।
मैंने आपका मैसेज तो कम सुना, क्यों? मैंने थोड़ा लेट चालू करिए, मैं मेरे यहाँ कोई गेस्ट आए, और फिर क्या हुआ कि मैंने रख लिया, और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं सुन रही हूँ, और मैं बीच में सो गई। इसका मतलब थोड़ा ज्यादा बोरिंग था मेरा सेशन। नहीं, बोरिंग नहीं था। बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं था, कुछ कुछ तो मैंने सुना है, प्राण वायु ये आप सब बता रही थी, है ना? जी, और फिर थोड़ा मैं थोड़ा, कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है। जो हाँ, रेगुलर ध्यानी होते हैं उन्हें तो इतना शायद जानने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ध्यान कर ही रहे हैं। हाँ, कर रही लेकिन हूँ, जो बिगनर्स होते हैं वो अक्सर ढूंढते हैं इन चीजों पे इंफॉर्मेशन। हाँ, और काफी मतलब अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है तो इट विल हेल्प हाँ, पीपल। जी हाँ, हाँ, जैसे अपने ये पूछ रही थी अभी एलिजाबेथ, के एलिजा के मेरे को ना बहुत ध्यान नहीं लगता है, हिलती, मैं सुन रही थी सब, और कुछ बीच में मैं फिर सो भी गई। फिर जब मैंने अभी सुना कि सेशन चालू में सब अपना बता रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी अपना पैर का दर्द आपसे पूछ ही लूं। जी ऐसे जी जी, दर्द, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसे दर्द नहीं होता था मुझे, लेकिन अब बहुत पूरे 24 घंटे ही दर्द बना रहता है। वैसे आप घर, ध्यान से भी इसे ठीक कर सकती हैं। अपने हाँ, जब ध्यान में बैठती हैं तो वो जो हाँ जी, एनर्जी आप ध्यान की एनर्जी लेती है ना, हाँ तो जी, उस वक्त पूरा इमेजिन कीजिए कि वो जो एनर्जी है वो आपके पूरे शरीर में जा रही है। हाँ आपके जी, शरीर के एक एक अंग को हील कर रही है। जैसे बिल्कुल, मैंने आपने कहा ना, हाँ, आपने मिस किया तो इसलिए बता रही हूँ। जब हम श्वास लेते हैं, प्राणवायु जाती है, जब हम हाँ, प्राणायाम करते हैं हाँ, ड्यूरिंग दी मेडिटेशन, तो हाँ, वो हमारी एक एक सेल को हील कर सकती है, हमारी बॉडी की हर बीमारी को ठीक कर ओ, सकती है। ओ, और बहुत सारे इसके ऐसे प्रूफ्स हैं। तो आप चाहें तो अपनी कॉन्शियस हाँ, एनर्जी हाँ, से अपना इलाज भी कर सकती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल करेंगे ना, हाँ, जी करेंगे ना, जी है ना? जी, थैंक यू कविना जी। वेलकम जी। हम्म, जी जी, और जो एलिजाबेथ मैम और प्रीति मैम का जो क्वेश्चन था उस पे मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। अगर आप बैठ नहीं पाते तो हम योगा भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे है ना हमारी पैर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम थोड़ा, क्योंकि ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रही हूँ। जी जी शुरू शुरू में बैठना, मतलब 40 मिनट भी बैठना मेरे लिए शुरू में बहुत मुश्किल था, तब मैं योगा भी नहीं करती थी। बाद में जैसे ही मैंने चालू किया योगा वगैरह करना, तो मैंने खुद देखा है कि मेरे पैरों की, थाइस की, घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी जब बढ़ने बढ़ लगी, गए। जब मैं ऐसे बैठने लगी, अब मतलब बहुत देर में बैठ सकती होगी। तो ये थोड़ा योगा करके भी आप कर सकते हैं। और जो मन जी शांत करने का है, हमारा मन नहीं लगता है, मन भटकता है, बहुत सारे विचार आते हैं। तो अभी कामना मैम, आज का टॉपिक ही वही था हमारा, प्राणायाम। तो हम हम्म, प्राणायाम करके, कुंभक लगा के थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल ला सकते हैं अपने विचारों में। बस जी। यही। और कोई बात करना चाहता, उस पे कामना मैम कुछ बात करना चाहेंगे, या फिर और कोई बात करना चाहता है तो अनम्यूट करके बात कर सकते नहीं, मुझे ये आई थैंक यू सो मच, आप दोनों का ओपिनियन सुन के मुझे आई टोटली अग्री, समझती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि दोपहर का जब ध्यान करने बैठती हूँ, इन नो टाइम थॉटलेस हो जाती हूँ, और शायद मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन ट्रांस। मुझे नाइस। बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि क्या हो रहा है आसपास। पर हाँ, बैठी भी हूँ, यहाँ बैठी हूँ, इतना अवेयरनेस रहता है, बट बियॉन्ड दैट और कुछ नहीं रहता है, मतलब आई एम कंप्लीटली जीरो दैट टाइम। बट यही चीज रात को नहीं होता, यही मेरा सवाल है कि मुझे वो मजा मालूम है कि क्या होता है थॉटलेस स्टेट, स्थिर बैठना। मैं 1 घंटे आराम से ध्यान करती हूँ, एंड इवन समटाइम इट इज 1 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, डिपेंड करता है कि जिस ग्रुप के साथ मैं जुड़ी भी हूँ। एक और ग्रुप है तो वो दोपहर के टाइम उनके साथ ध्यान करती हूँ, बहुत मस्त लगता है। बट व्हेन एट नाइट इट कम्स टू द सेम थिंग, मुझे ना मने संकल्प आते हैं, बॉडी थोड़ा फिजिटी हो जाता है। तो क्या ऐसा कुछ रामबन थोड़ा सा रेस्ट बस कर लिया कीजिए, मतलब स्लीप ले लिया कीजिए, एक शॉर्ट नैप कहते हैं जिसको, पावर नैप। हम्म, आफ्टर योर आफ्टरनून मेडिटेशन के बाद एक पावर नैप लेंगे ना अगर आप दिन में, तो वो आप रात को थोड़ा, जब आप बैठोगे तो आपकी बॉडी उतनी ज्यादा टायर्ड नहीं होगी, और आप एनर्जाइज्ड होगे, आप रेस्टफुल होगे, आपकी बॉडी रेस्टफुल होगी, तो आप और बेहतर कंसंट्रेट कर पाओगे। क्योंकि अगर यही गाइडेड रहता है तो मैं फोकस्ड रहती हूँ। बट अगर होता है ना कि नहीं, अब जैसे म्यूजिक चल रहा है, ध्यान कर रहे हैं हम सभी साथ में, तो कहीं ना कहीं दिमाग भटकता है। तो
मतलब आई होप आई एम एबल टू कन्वे क्लियरली कि मैं या क्या नो कहना आई चाह रही गेट इट आई या कि see, मुझे वो भी पता है कि एकदम स्थिर बैठना घंटे भर के लिए थॉटलेस स्टेट में, वो मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ और मैं अक्सर करती हूँ। दोपहर का ध्यान मेरा बहुत सही है, बट एट नाइट आई फेस दिस प्रॉब्लम। तो मे बी वही उसके लिए ही कुछ जानना चाह रही थी। आप रेस्ट करके देखो किस कुछ दिन ना, आफ्टरनून की मेडिटेशन के बाद आप थोड़ा सा शॉर्ट नैप ले लो, थोड़ा सा सो के फिर आप करके देखो, यू विल फील बेटर। आप ज्यादा बेहतर ध्यान फील करोगे अपना। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, ये सुषुम्ना जो होता है, जी सुषुम्ना मतलब जब हमारा ईड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाता है, करेक्ट? जी जी। बैलेंस हो जाता है मतलब कि इक्वल अमाउंट ऑफ एयर दोनों दोनों बंद हो जाती है और फिर से बीच वाला चलता है, या क्या ये जो ट्रांस की स्टेट में जब हम जाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है? मतलब क्या देखो, जब सुषुम्ना? एक्चुअली तो आप ऐसी स्टेज में होते हो ना, तो आप ऐसी स्थिति में ही नहीं होते हो कि आप उसको फील कर सको कि मेरा ईड़ा चल रहा है, कि मेरा पिंगला चल रहा है, कि मेरा करेक्ट। सुषुम्ना चल रहा है। क्योंकि आपको खुद ही उतना वो होता ही नहीं है कि भाई मेरा ध्यान श्वास पे है। आपका श्वास पे ध्यान होता ही नहीं। जब भी आप कभी ऐसी स्टेट में होगा, आपको कभी भी नहीं पता होगा कि मेरा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और नॉर्मली ऐसा नहीं होता कभी कि दोनों कि बिल्कुल कैसी चल रही है कैसी नहीं, आप ऐसे जज नहीं कर सकते। ये तो महात्मा लोग हैं, उन्होंने लिखा है और बताया है। हो सकता है कि कभी कोई होता है ना कि जो बहुत ही उच्च अवस्था पे पहुंच जाते हैं, तो उनका नॉर्मल डे टू डे रूटीन में भी वो बैलेंस्ड ही चल रहे होते हैं। बैलेंस डजंट मीन कि मतलब पूरा पूरा ये चलेगा, पूरा पूरा ये चलेगा। हल्की इधर से भी श्वास आ रही है, इधर से भी आ रही है, कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, उतना तो नहीं कह सकते। बट जो बहुत हाई स्टेट में महात्मा होते हैं उनके साथ ऐसे मैंने सुना। बट मैंने कभी खुद, मैं नहीं कहूंगी मैंने फील किया, क्योंकि जब भी कभी हम उतनी अच्छी स्टेट में होते हैं तो मेरे को तो कभी नहीं ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है ऑनेस्टली। लेकिन इन नाड़ियों का महत्व सिर्फ इतना होता है कि आप थोड़ा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या जब आप कर रहे हो जैसे अपना आज आपने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई मेरी ये वाली नाड़ी चल रही है, कल ये वाली नाड़ी चल रही है, तो धीरे 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 आपको समझ आने लगता है कि भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मेरा स्टैंड क्या है। या मैं अभी इस तरफ मेरा बिहेवियर अगर बहुत अग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है, तो क्या मेरी सूर्य नाड़ी चल रही है। तो अगर मैं अपनी चंद्र नाड़ी करूंगी तो शायद मैं थोड़ा बैलेंस्ड काम फील करूंगी। या मैं अग्रेसिव हो रही हूँ, या मैं एंग्जाइटी हो रही है, या मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ। उतना लोग कोशिश कर सकते हैं, बट मैं तो नॉर्मली यही सजेस्ट करती हूँ कि जब आप ध्यान करते हो, अगर आपका पूरा फोकस आपकी श्वास के ऊपर है, कहाँ श्वास आ रही है, कहाँ श्वास जा रही है, और कहाँ आपका पॉज है, अगर आपने इन तीन चीजों पे भी बिल्कुल फोकस किया, तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा मतलब जो वर्क करता है वो जो पॉज है वो मैटर करता है, मतलब सबसे ज्यादा। क्योंकि वो जो पॉज है ना, वो जित धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और आप उस पॉज के अंदर ही आपकी पूरी कंसंट्रेशन फोकस, आप देखोगे कई बार ना श्वास इतनी धीरे धीरे, अगर महात्माओं ने ध्यान में ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने, इतनी धीरे धीरे हो जाती है, कई बार ऐसा लगता है कि भाई मैं श्वास आ भी रही है मतलब कहीं है ना, ऐसे थोड़ा आवाज से मुझे तो निकाल के ऐसे कभी लगता है कि फील करके देखो आ रही है या नहीं आ रही है। मतलब इतना आप जब चैनलाइज करने लगते हो तो इस तरीके से भी टाइम होता है। तो किसी भी चीज पे फोकस मत करो, सिर्फ पहले आते जाते देखो, और फिर पॉज पे फोकस करो। धीरे धीरे आप देखोगे अपने आप ही जब वो बैलेंस्ड होगी ना, आपकी मेंटल स्टेट ही ऐसी हो जाएगी कि आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा कि कुंभक है कि ये है कि क्या है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपका मेंटल स्टेट ही अपने आप इतनी शांत हो जाएगी कि आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। हेलो कामना, मैं एक बात पूछूं? जी जी। हाँ, जैसे आपने बताया, जैसे अपन ध्यान करते हैं उसमें कभी कभी सांस है ना इतनी धीमी नॉर्मल चलती है, ऐसा लगता है कि बस ध्यान पे मतलब सांस पे हमारा फोकस सही है नहीं है। उस स्टेज जी में क्या है, मतलब अपन ध्यान तो कर ही रहे हैं ना? आप बहुत अच्छे उस स्टेज में, आप बहुत अच्छी कंसंट्रेशन में हो। जब आपकी अच्छा। श्वास ऐसी हो जाती है ना कि बिल्कुल ही पता ही नहीं चल रहा कि हो रही है कि पता नहीं हो नहीं। रही है। हाँ। तो आपका आप देखोगे कि आपके थॉट्स भी नहीं आ रहे कोई इधर उधर। आपका हाँ। माइंड, आपको इतना रिलैक्स फील होगा कि आप कोई थॉट नहीं है, कुछ नहीं है, शांति है। एक ऐसा लगेगा कि हाँ। मतलब मैं हुई नहीं, मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब हाँ। वो जो एक फीलिंग आता है ना, वो फीलिंग आती है।
एंड ये जैसे कभी पहले शुरू में थोड़े थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर थोड़ा और बड़े टाइम के लिए होता है, फिर थोड़ा और बड़े टाइम के लिए होता है, जितना बड़ा टाइम के लिए होने लग जाता है फिर हाँ हमें स्पिरिचुअली एक्सपीरियंसेस होने लग जाते हैं। जब आप हाँ। इस स्टेज में आते हो तो आपको अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी होते हैं आपकी मेडिटेशन में। कई बार लोग कहते हैं ना, मुझे ध्यान में बात आई, ध्यान में बात उतरी, मेरे को ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, मैंने ये देखा, मैंने ये फील किया, हाँ मुझे ऐसे एनर्जी फील हुई। वो सारी चीजें फिर उस स्टेज के बाद आने लगती हैं। तो अगर आप ऐसी अवस्था में जाते हो तो कुछ कॉन्शियस एफर्ट मत करो, हाँ जैसे हो ना उसी अवस्था में हाँ बस अपने आप को रहने की कोशिश करो। अगर आप कॉन्शियस एफर्ट करोगे तो आपका माइंड फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप इधर उधर जाने लग जाओगे। तो वो हाँ नहीं करना आपने, आपने बिल्कुल कॉन्शियस हाँ। जैसे हो उस मोमेंट को ठीक वैसे है। ही रख रहने दो। और हाँ हाँ कई बार ऐसे मोमेंट में ना, मैं मुझे नहीं पता आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, पर जैसे पीछे हमारी ये जो मेड्यूला है, यहाँ हाँ पे भी आप देखोगे बड़ी हाँ। स्ट्रेंथनिंग सी, बड़ा एकदम से कड़ापन सा आ जाता है, और आप बिल्कुल अच्छा। स्ट्रेट फील करते हो आपकी स्पाइन को। और आप पूरा ऐसा लगता है कि किसी ने मतलब सिर को बिल्कुल ऐसे फोकसली पकड़ लिया है हाँ। ना, ऐसी वाली अच्छा चीज फीलिंग भी आती है। अच्छा। तो ये सब जब चीजें होती हैं आपके साथ, तो आपको ये हम्म। समझना है कि मेरे को कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालना, मतलब जो हाँ हो रहा है बस उसे साक्षी भाव, जिसकी हमने कई बार बात की है अपने मेडिटेशन हाँ। सेशंस में, हम्म। साक्षी भाव से सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है, उस हम्म। आनंद को एब्जॉर्ब करना है, उस फीलिंग को एब्जॉर्ब करना है। ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो फीलिंग आएगी ना, तो आपको पता चलेगा कि ये फीलिंग आ रही है या आने वाली है, या मुझे उस फीलिंग तक जाना है। और फिर उस फीलिंग को धीरे 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 और लंबे समय तक महसूस करने की कोशिश करनी है। हाँ मतलब ये जी, फीलिंग ठीक है ना? ऐसा बहुत मतलब जब अच्छी मुझे है। ऐसा लगता है कि अरे मेरी सांस मतलब मैं अपने आप को यूं सोचती हूँ, सांस ऐसा तो नहीं मैं सो गई हूँ, या मैं सांस पे फोकस करना भूल गई हूँ, या मैं नहीं नहीं, चुप ऐसा बैठ कुछ नहीं गई है। हूँ। एक मोमेंट के बाद ना, एक्चुअली क्या होता है जब हम ध्यान में, जैसे हमने पहले प्राणायाम करा, हाँ फिर आप उस प्राणायाम के बाद आप अपनी श्वास को सिर्फ ऑब्जर्व करने लग जाते हो। जैसे कई हाँ बार कई लोग कई ध्यान पद्धतियों में शुरू में आप देखोगे अग्रेसिव प्राणायाम भी कराए जाते हैं, है ना, हाँ कि बहुत कराएगा। जल्दी जल्दी वाले कराए जाते हैं, हम्म। या बहुत फास्ट चीजें कराई जाती हैं। जब वो सब करने के बाद फिर आपको शरीर में हम भागते हैं, भाग रहे हैं फिजिकल बॉडी से, फिर हम्म। एकदम जब रेस्ट करते हैं कितना अच्छा लगता है हमें। हाँ ऐसे ही जब हम वो फास्ट वाले प्राणायाम्स करते हैं, फिर जब हम थोड़े रेस्ट मोड में आते हैं, हम अपनी श्वास को नॉर्मल ट्रैवल करने देते हैं कि भाई अब हाँ। जैसे तुम्हें जाना है जाओ, जैसे तुम्हें आना है आओ, बस हम हम्म। देख रहे हैं तुम्हें कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ आ रही हो। अब देखोगे वो बहुत रिलैक्स हो जाता है माइंड आपको। इधर उधर सब जो वृत्तियों की बात कर रहे हैं ना, कि भाई मेरा मन इधर भटक रहा है उधर भटक रहा है, वो सब बंद कर देता है अपने आप। और हाँ फिर जब हमारा मन इधर उधर भटकना बंद कर दिया, अब हम एक ही जगह कंसंट्रेट हो गए, उस वक्त आप जब देखोगे कि एक नेक्स्ट लेवल का जो हमें मन में मतलब होता है ना, हम्म, कि भी ध्यान का आनंद वो प्राप्त होने हाँ लग जाता है। तो ठीक है मैम। जी, थैंक यू। वेलकम। म्यूट है आप, प्रिया जी, प्रिया जी म्यूट है। सॉरी, कोई नहीं। लास्ट में कोई बात करना चाहता हो तो बात कर सकता है, नहीं तो हम हमारे सेशन। आज मुक्ता जी नहीं कुछ बोल रहे हैं। आत्मवंदन। आत्मबंधन कैसे हैं मुक्ता जी? आम, बहुत अच्छे। आम, जी आज है ना ज्ञानवर्धक विषय है। जी और जो आपने बिंदुएं बताए ना, ज्ञानवर्धक विषय के जो बिंदु हैं, वो वाकई में मतलब हर जगह से प्राणायाम क्यों होता है, क्यों करना चाहिए, और क्यों लाभदायक है, और क्यों नहीं हो रहा है, ये इस पे ना मतलब वाकई में विचार करने वाली बात है। और मैं सबके जी क्वेश्चन पूछ सुन रही थी कि सबकी क्या समस्याएं हैं, और आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वाकई में। जी क्योंकि प्राणायाम है ना, योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी बताया है गीता में कैसे हम्म। करना जी चाहिए। हम्म। जी तो बताएं। वो जो, हाँ बिल्कुल, यदि हम उस उनकी कही बात पे प्राणायाम करें ना, तो बहुत आसानी से, बहुत ही सरल रूप से होता है। नासिका पे ध्यान देकर, और कैसे अपन को सांसों को लेना है। आप पहले देखकर प्राणायाम करिए, नासिका को पहले देखिए,
आंखें बंद करके मत करिए। फिर जब आप उसको अभ्यास में ले आते हैं, फिर आप आंखें बंद करके करिए, तो वो आपको आंख आंख बंद करके भी आपको नासिका दिखेगी, और आपकी सांसें अपने आप चलेगी और वो दिखती हुई नजर आएगी। तो बहुत जी आसानी से प्राणायाम होता है वो। और जी। दूसरी चीज है ना, प्राणायाम मतलब जैसे ध्यान नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि हमारा आहार जो है, भोजन है, भोजन से ही प्राणायाम संबंधित है। अब बहुत जहां सुंदर। तक आप, जी हाँ, क्योंकि भोजन आप जितना हल्का लोगे, आप रात को हल्का लोगे तो सुबह प्राणायाम अच्छा होगा, दिन में हल्का लोगे तो शाम को भी प्राणायाम अच्छा होता है। और प्राणायाम जितना अच्छा होगा ना, ध्यान उतना अच्छा लगता है। और प्राणायाम की तो बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि महर्षि पतंजलि ने तो अष्टांग योग ही बताया है प्राणायाम पर, जी जी जी। ऐसे, है ना? तो वो जो अष्टांग योग है, उसमें तो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आहार पर ही मतलब कहना चाहिए कि जोर दिया है, कि जितना आपका आहार अच्छा होगा, सात्विक होगा, कम होगा, प्राणायाम बहुत अच्छा होगा। और जितना प्राणायाम अच्छा होगा, ध्यान भी अच्छा लगेगा। सारे प्रश्न अच्छे थे, सबके अपनी अपनी समस्या से संबंधित था। अब मैं भी एक प्रश्न पूछती हूँ कि जी ध्यान करते करते यदि आपके कानों में शंख की आवाज गूंज रही है, हम्म। झिंगुर की आवाज गूंज रही है, हम्म। तो जी क्या है ये? तो क्या हो रहा है? ऐसे तो पता है मुझे कि नाद शुरू हो गया है, तो जी। क्या बेनिफिट है अभी ये? मैं इसे ऐसे लेती हूँ जैसे आप कह रहे हो झिंगुर की, कोई कहता है मुझे जैसे वो टिनाइटस नहीं, ऐसे सा एक हाँ, साउंड, ये साउंड मुझे भी कुछ भी होता था, तो मैंने भी पढ़ा इस पे कि ये क्यों हो रहा है, मुझे लगा मेरे कान वान खराब हो गए लगता है। मुझे भी तो यही, मैं भी यही महसूस कर रही थी कि मतलब ऐसा तो नहीं कि मेरे कान खराब हो गए, ये शंख मुझे की आवाज लगा मुझे क्यों सुनाई दे रही है? शंख ये नहीं, मुझे मतलब सिर्फ अभी, झिंगुर जैसी सी हाँ, और मुझे मुझे लगा शंख मेरे भी सुनाई कान देता खराब है। हो गए, मुझे लगा मेरे कान की कुछ प्रॉब्लम है और कुछ खराब खराब हो गया। फिर मैंने बाद में ये हाँ। महानाद वाली बात पढ़ी और समझी, तो मुझे जो समझ आता है कि ये जो सुपर कॉन्शियसनेस जिसकी मैं अक्सर बात करती हूँ, हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, इसकी एक वॉइस है, ये वाइब्रेटरी है, इसकी एक वॉइस है। ये हम्म। बोल कहते हैं ना, ये बोलता भी है, सुनता भी है, दिखता भी है, सब कुछ करता है। अब ये वो अपनी लैंग्वेज में इसकी एक वॉइस, एक वाइब्रेशन है जो ये आ रही है, और जो हम लोग ध्यान से जुड़ते हैं वो इस वाइब्रेशन को फील करने लग जाते हैं, उस नाद को सुनने लग जाते हैं। और कई बार ये नाद डिस्टर्ब करता है किसी किसी को, किसी किसी को मेंटली ठीक लगता है। जब आप देखोगे, जब ज्यादा ध्यान करोगे जिन दिनों में, उन दिनों में ज्यादा सुनाई देगा, ज्यादा परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो, ज्यादा सुनेगा। जहां दुनिया में अगर आप किसी, आप डिस्को में चले जाओ, सुनेगा आपको नहीं सुनेगा। या आप दुनिया में किसी पार्टीज में जाने लग जाओ आप, मतलब उन जगहों पे ऐसे, तो आप देखोगे धीरे धीरे फेड अवे भी होने लग जाएगा। क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है, वो जो एनर्जी है, वो आपके साथ कांटेक्ट करती है, आप उसके साथ कांटेक्ट कर रहे हो, वो भी आपके साथ आपको रिवर्ट बैक कर रही है, वो आपको आंसर बैक कर रही है। और इसीलिए कहते हैं जो महात्मा होते हैं कि बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, है ना, बहुत सोच समझ के, थॉट्स भी हमारे हम्म। जो आते हैं वो बहुत सोचे समझे होने चाहिए। अगर मान लो मैं अभी हम्म। ध्यान से उठी और मैंने ऐसी किसी को अपशब्द कह दिया, या नहीं भी उठी, मैं नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में हूँ, मैंने मन में एक थॉट सोच लिया किसी के लिए गलत, जबकि मैं अभी ध्यान भी नहीं कर रही, आज मैंने ध्यान भी नहीं किया फिर भी, लेकिन जब आप महात्मा होते हो तो भी वो, आप उस एनर्जी के साथ कंटिन्यूअस टच में हो, वो एनर्जी टूटती नहीं है, वो आपका कनेक्ट बना ही रहता है। और उसका ये एग्जाम्पल है कि ये कनेक्ट आपके साथ बना हुआ है, क्योंकि आप, यू कैन हियर दैट एनर्जी, यू कैन फील दैट एनर्जी, यू कैन ऑब्जर्व दैट एनर्जी, यू कैन एक्सपीरियंस दैट एनर्जी इन डे टू डे लाइफ, जैसे हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। और इन सब के साथ जब ऐसी सिचुएशंस आने लग जाती हैं, तो फिर बहुत सारी, हम जैसे लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं, फॉर्मेशंस कहते हैं, हमें मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ता, हमें कुछ मांगना भी नहीं पड़ता, हमें एफर्मेशंस भी हम्म। नहीं करनी पड़ती, हमारे मन में आ जाती है ना बिल्कुल। ये चीज चाहिए, तो वो दे हम्म। देता है, वो कर देता है। हमें होता है ना कि ऐसा हो जाए, तो बड़ा सोच समझ के, मतलब थॉट्स आने चाहिए कि भाई, हाँ। किस कोई आपके साथ गलत भी कर दे तो गलत थॉट ना आए मन में, ये भी। जैसे हमने शुरू में हमने बात की ना, निवृत्ति और प्रवृत्ति, तो ये जो स्टॉप करना है कि थॉट गलत ना आ जाए, ये जो निवृत्ति की जो थॉट्स है, ये भी
बुद्धि, कहते हैं ना मैं बुद्धि देता हूँ, कृष्ण कहते हैं गीता में, तो ये बुद्धि भी इन्हीं से आती है, ये बुद्धि भी यही देते हैं हमें कि गलत नहीं बोलना, तुम महात्मा हो। तो जो हम्म। आपने एनर्जी की लेकिन बात की वो ये। जी। मैम ये बताओ थॉट को कैसे कंट्रोल किया जाए, हम अपने विचारों को इतने जैसे कैसे मतलब वायदे सामने वाला अगर कुछ बुरा बोल रहे हैं तो आपके मन में तो उसके प्रति कुछ तो थॉट आएगा, आपको आएगा, कैसे आप कंट्रोल करोगे उसको? डेफिनेटली आएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको क्या बोला कि हम जब वो पॉजेस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम हमारे माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आने लग जाता है। कई बार मतलब ऐसा हो सकता है कि हमसे चीजें गलत हो जाएं, कई बार हो सकता है गलत थॉट्स हमारे दिमाग में आ भी जाएं, लेकिन अगर हमें एकदम से एहसास भी होता है कि ये गलत हो गया, ये नहीं आना चाहिए, तो हम माफी भी मांग लेते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे आप कोई चीज सेम चीज बार बार रिपीट होगी तो आप अपने आप को अलर्ट कर दोगे पहले ही कि नहीं, गलत नहीं करना, दिस इज नॉट राइट। ऐसे ही तो जब हम जीवन में होते हैं, जब हम जैसे अभी मुक्ता जी ने कहा कि भोजन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, हम्म। ये 8 हमारे पिलर्स हैं। ठीक है, यम हम्म। करना है हमें कि मैंने एक संकल्प कर लिया, नियम बना लिया किसी चीज को, अब मेरा आज मन कर रहा है नहीं आज मैं इस नियम को तोड़ूंगा, मेरा तो मन नहीं कर रहा है इस नियम को फॉलो करने का। लेकिन जब हम धीरे धीरे, जो आपने कहा कि एक दिन गलती करेंगे, अगले दिन क्या रियलाइजेशन, कल भी तूने यही किया था, 10 दिन से तूने ये कर रिया, कब तक छोड़ना है, फिर मत करो ध्यान, मत करो नियम नियम, आपका माइंड ही आपको कहने लग जाएगा कि नहीं करना। और जैसे हम, मैंने घड़े वाली बात कही आपको कि घड़ा जब पकता है तो स्ट्रांग हम्म। बनता है, जितना आप ध्यान में बैठोगे आप उतने स्ट्रांग होने लग जाओगे आपके। आप देखोगे आप पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, जैसे कई बार कोई ऐसी चीजें होती है ना कि फैमिली आप लोग रिश्तेदार बोलने लग जाते हैं कि बड़े फर्म हो आपकी, मतलब मैंने ये करना है तो करना ही है, मैंने ये सोच लिया तो सोच लिया, क्योंकि वो आपके मेंटल स्टेट बहुत स्ट्रांग होने लग जाती है, आप मेंटली अपने डिसीजंस को बहुत ही स्ट्रांगली लेने लग जाते हो कि नहीं मैंने सोच लिया मुझे करना है तो मुझे करना है। एंड दैट हैपेंस विद सेम ध्यान। और ध्यान के लिए हम्म। अगर प्राणायाम का सहारा लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बिल्कुल सही। फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा, ये स्पीड अप होगा। बिल्कुल सही हाँ। जी। ठीक। जी ये मैम। जो प्राणायाम में जो हमारे अष्टांग योग है ना, जो यम नियम है, यदि जी। हम इसको दो को फॉलो करें, पहले यम को ही पहले फॉलो करें, क्योंकि पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताए, हम इसको पूर्ण रूप से अगर अपनाते हैं ना, तो आत्म साक्षात्कार होता है। ये मैं अपने ऊपर लागू करके मतलब जो एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है, मैं उस पे बोल सकती हूँ ये, कि ये पहले यम को अपना लीजिए, है ना, आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से काम करना शुरू करो, आंखों से करो, कान से सुनो, सुनना हो तो अच्छा सुनो, कोई बुरा बोल रहा है ना तो हट जाओ वहां से, या ये मेरे लायक नहीं उसको छोड़ दो, ग्रहण ही नहीं करना है, इस तरह से काम करना शुरू करो। आंखों से कोशिश करो कि हम अच्छा ही देखना है, घर में भी अच्छा देखना, बाहर भी अच्छा देखना, नहीं बाहर अच्छा दिख रहा तो प्रकृति को देखो, पेड़ पौधों को देखो, है ना, और नहीं है तो कृष्ण को देखो, ऐसे भगवान जी को देखो, जो भी है, अपने इष्ट को देखो, उनकी छवि को देखो, साधु संतों को की छवियों को देखो, कि वो उनने किस तरह से कार्य कर रहेंगे, उसका स्मरण करते रहो। तो जी। धीरे धीरे आप यम पर जब काम करोगे ना, नियम बनता है, फिर नियम एक बनेगा आपका, हमको अच्छे काम ही करना है, जब इतना सुंदर शरीर प्रभु ने दिया है, अब इसका उपयोग मुझे अच्छे काम के लिए करना है। धीरे धीरे जी। होगा, वो हो जाता है। मुझे मतलब जब किया है तो समझ में आता है कि हाँ होता है। और फिर इसके बाद आप आसन की बात जैसी हुई कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं, तो क्यों नहीं बैठ पाते हैं? क्योंकि हमने नियम नहीं अपनाया है, हमने यम नहीं किया है, ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है ना, हमने इसका उपयोग ठीक से नहीं किया है, फिर हमने नियम ही नहीं एक अपनाया है, इसलिए तो हम आसन नहीं बना पाते हैं। जब आप इस चीज को कर लोगे तो आसन, आप देखिए कि आप अगर सुबह बैठते हो तो आपके 3-4 घंटे कहाँ निकल जाएंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। मैं तो, मेरे हस्बैंड कभी हिलाते हैं मुझे कि 7 बज गए, मुझे ऑफिस जाना है, उठना है कि नहीं उठना है, तो ऐसा मतलब हो जाता है। आप अपनाना शुरू करिए तो होता है, धीरे धीरे ये आएगा। और फिर इसके बाद जहां तक है, भोजन सबसे बड़ी बात है, भोजन ही आपका मुख्य है, भोजन से, रसना से ही
क्योंकि है ना, एक संत हैं वृंदावन के, आपने नाम सुना होगा, प्रेमानंद जी महाराज का नाम सुना होगा। जी जी। मैं उन हाँ, मैंने उनका एक बार सत्संग सुना था, तो उन्होंने सबसे बड़ी बात, उस समय मैं बहुत अच्छे से पनीर की सब्जी खा रही थी और रोटी खा रही थी और साथ में सत्संग सुन रही थी। और वो सत्संग क्या आया कि जितना नीरस भोजन उतना सरस भजन। पॉइंट उनका विषय ही यही था। और मैंने अपनी सब्जी को जब देखा, मैंने कहा यार मुक्ता तू क्या कर रही है, तेरे को भजन चाहिए कि ये भोजन चाहिए। उसी समय मैंने, मतलब मेरे मन में ये विचार आया कि नहीं, जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे आगे ही बढ़ना है, पीछे थोड़ी ना जाना है। तो अपने आप को वहां से कंट्रोल करना शुरू किया धीरे धीरे। फिर मुझे लगा कि भोजन में ही शक्ति है सबसे ज्यादा हमारी। जितना अच्छा, नीरस, नीरस का मतलब है सात्विक। ज्यादा मत खाइए, जितना अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खा के रह जाइए, हल्का खाइए। ऐसे खाना कुछ नहीं छोड़ना है, पर उसको लिमिट में जी कैसे करना है। तो भोजन बहुत हमारी हर जगह हेल्प करता है, चाहे वो ध्यान हो, चाहे भजन हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी, चाहे व्यायाम हो, चाहे प्राणायाम हो। वो उसके लिए प्राण औषधि है, ये कहना चाहिए भोजन। उसको कोई अपना सही रूप से अपनाए तो हर जगह बेनिफिट है उससे। और यम को अपनाना शुरू करिए। मतलब करिए का मतलब, अगर आप चाहते हैं कि हमें ध्यान में आगे बढ़ना, में परमात्मा से आत्म साक्षात्कार करने की अगर लगन है, तो ध्रुव जैसी लगन बना लो। ध्रुव को लगन थी कि मुझे ईश्वर के दर्शन करना है, वो घर छोड़ के 5 साल की आयु में ही चले गए थे कि मुझे दर्शन करना है विष्णु जी के। तो ऐसी अगर लगन आ जाए ना, तो हम कर सकते हैं, ऐसा है। लेकिन उसके लिए ना थोड़ा सा अपन को प्रार्थना में शक्ति चाहिए, प्रार्थना रोज करने की मुझे ये चाहिए। और दूसरी बात, बस इन नियमों को अपनाना तो होता है। ऐसा बड़ी बड़ी बात नहीं समझिएगा इसको, बस मैं थोड़ा सा अपना रही हूँ, इसलिए ये बता रही हूँ कि ऐसा नहीं, होता सबके है, लिए अच्छा लर्निंग होता होती है। अगर आपको महसूस है। कर रहे हो, अगर आप बता रहे हो, तो दूसरा हम मिस अदर हम लोग लर्न कर रहे हैं। सबके एक्सपीरियंसेस ही हमें आगे लर्निंग देते हैं। कोई थोड़ा आगे, कोई थोड़ा पीछे, कोई कुछ और, तो फिर सब कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे आपने कहा कि भाई भोजन है, तो भोजन के साथ क्या होता है कि हमारे जो 9 द्वार है ना शरीर में, अगर हम अपने सेंसेस को कंट्रोल रखें, अगर इन द्वारों पे हमने रखा कंट्रोल कि भाई हमने वो देखना है जो हमें देखना है, वो सुनना है जो मतलब सही है, वो स्मेल करना है, वो खाना है जो मतलब हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है, तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि हम मोह के लिए नहीं खा रहे हैं, हम सात्विक भोजन खा रहे हैं, मतलब इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमें शरीर को एनर्जी देनी है, इसलिए नहीं कि हम भोजन खा के हमें आनंद उठाना है ना। सही समय पे खा रहे हैं, सही मात्रा में खा रहे हैं, क्रोध वासना इच्छा ऐसी चीजों से दूर रह रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। अब देखोगे मतलब स्पिरिचुअली ग्रो ही करेंगे। अब अगर हम मतलब बिल्कुल। लाइफ का जो और रियल। ये, हाँ जी, वो जो यम है यानी ब्रह्मचर्य पालन करना में, ब्रह्मचर्य हमारी ज्ञानेंद्रियों से ही होगा। तो अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर देते हैं, तो आपका प्राणायाम भी बहुत अच्छा होगा, आपका ध्यान भी बहुत अच्छा होगा। और जो एक लगन है मिलने की परमात्मा से, क्योंकि यदि इसी जन्म में परमात्मा से मिलना है, उनके दर्शन करना है, तो फिर हमें नियम और नियम तो अपनाना ही पड़ेंगे, तो फिर काम होगा। ये इस तरह से। तो बहुत अच्छा आज का ज्ञानवर्धक चर्चा रही हैगी। और सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और उस सबकी जो पॉइंट थे ना, उससे लग रहा था कि हम भी इस, मतलब जो जो सबके साथ हुआ वो हमारे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ भी हुआ। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि जब ध्यान इस ग्रुप से नहीं जुड़े हुए थे, तो मुझे, मतलब है ना, लोगों से जानकारी लेने का बहुत प्रश्न है, क्योंकि मेरे प्रश्न इतने होते थे लोगों से कि लोग थक जाते थे। कि कितने प्रश्न तो मैं विजय सर से पूछती थी, ऐसा क्यों होता था, ऐसा क्यों होता था, ऐसा क्यों होता है। तो फिर बहुत सारी जगह से मैंने प्रश्न पूछे। फिर एक संत ऐसे मिले मुझे, तो उन्होंने बताया कि प्रश्न ही आत्म साक्षात्कार है। प्रश्न, जितने प्रश्न रहेंगे, तो ही आपको आत्मा के बारे में पता चलेगा। और जब ये प्रश्न खत्म हो जाएंगे, तब समझिए कि आपको आत्मदर्शन हुआ है। तो अभी तक प्रश्न तो चलते रहते हैं, रोज ही चलते हैंगे। अब वो रोज जो प्रश्न चलते हैंगे, तो कुछ संतों से बात हो जाती है, तो कुछ अपने आप से बात होती है,
कुछ आपसे बात हो जाती है, कुछ मतलब स्वाध्याय में बात हो जाती है, इस तरह से पता चलता है कि हमें क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैंगे, आगे बढ़ते तो अपने आप ऑटोमेटिक हमें लगने लगता है कि हम कहाँ गलत है, हमको ये काम नहीं करना चाहिए, हम कहाँ गलत हो गए हैं। उस तरफ जैसे आपने कहा ना कि हमें माफी मांग लेना चाहिए तुरंत, तो वो काम तुरंत हो जाता है ना, फिर बहुत आनंद होता है। आपके मन में बिल्कुल उस चीज के लिए वो नहीं रहता है कि अरे मैंने ये काम कर दिया, ये कर दिया और रुक गई आपकी वो गाड़ी, तो वो नहीं होती है। आप तुरंत माफी मांगते हो ना, तो आपको आत्मसंतोष भी हो जाता है और मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये चीज आपको अपने आप महसूस होने लगता है कि हम कहाँ गलत हैं और हमें क्या कर लेना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना है, इस तरह से। तो वो धीरे धीरे होता है ये। तो अच्छा, आप आते हो तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बातें होती है। आप लोग तो खजाना में बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से ना। मैं आप लर्निंग ही हो जाती है मुझे। मैम एक आपसे भी लास्ट बहुत। सवाल पूछूं? जी जी बताइए ना। जो ये नाद की आवाज आप कह रहे थे, मुझे ना पता नहीं, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई। मुझे ना कभी कभी अचानक से, मतलब ऐसे मेरे कान में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो मेरे कान में ना जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, तो याद है वो टू करके एक आवाज आता था। तो वो सडनली होता है क्या? इज दैट समवेयर क्लोज? क्या वो हर वक्त होता रहता है या कभी थोड़ी देर के लिए होता है या बस बंद हो थोड़ी जाता है? देर के लिए, मतलब कभी महीने में एक बार या दो बार ऐसे, बस थोड़ी देर के अच्छा, लिए, जस्ट फॉर मे बी अ मिनट और कुछ सेकंड्स, एंड देन ऑफ। देखो दो चीजें हैं, एक टिनाइटिस एक बीमारी होती है, उसमें भी ऐसा होता है कि ओके। जिसमें कान में गूंजने जैसी आवाजें होती हैं। अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है फिर बंद हो रहा है, फिर हो रहा है बंद हो रहा है, आप और आपको उस कान में कोई पेन वेन भी लगता है तो फिर आप थोड़ा सा नहीं नहीं, कुछ नहीं, दिखाओ। कोई 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 अगर दिक्कत नहीं। नहीं तो मे बी इट्स जस्ट द बिगिनिंग। कई बार हमें ओके। ना क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता ऐसा कुछ शुरू होने वाला है या हो रहा है। जैसे मैं अब अगर कहूँ तो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मेरे हेडफोन लगे हुए हैं, ठीक है, हम्म। और हम कितने कॉन्वर्सेशन में है, मैं बोल रही हूँ बट मुझे अभी भी वो आवाज सुन रही है, पता है इतनी स्ट्रांग आवाज वो सुनाई दे रही है कि ओके। हेडफोन के बाहर से भी मैं आवाज फील कर सकती हूँ। मतलब इतनी स्ट्रांग आवाज ऐसे आपको फील होने लगती है। और कई बार इरिटेशन भी हो जाती है कि ये क्या चलता रहता है, मतलब हर वक्त ही कुछ चलता रहता है, मतलब ये हट जाए ये, मतलब सच में ऐसे होने लग जाता है। मुझे पता नहीं मुक्ता जी को पता होगा कैसे, पर मैं कई बार ऐसे बहुत परेशान हो जाती थी तो फिर मुझे लगता था कि कान खराब है क्या है। ये और कई कंटिन्यूअसली आवाज आती है, ये जो झिंगुर की आवाज ये आती है, मुझे तो कंटिन्यूअस आती है। कंटिन्यूस कंटिन्यूस, हाँ कंटिन्यूस रहती है ये हाँ, आवाज। मुझे तो कंटिन्यूअसली ये आती है, वही। हाँ हाँ, एग्जैक्टली ये वही आवाज। वही आवाज है। कंटिन्यूस ये कंटिन्यूस मैं भी सभी को बहुत होती है, मतलब। मेरे को भी आती है आवाज। हाँ, राइट। जब सुबह 4 बजे बैठती हूँ ना, इतना बहुत शांत वातावरण और इतना अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है जैसे भी रात को गहरी रात भी हो जाए ना, अपन ध्यान करते हैं, तो ध्यान में ना वो झिंगुर की आवाज सच में वो कान में भरी रहती है, अपनों को बिल्कुल सुनाई देती है। ऐसा लगता है ये झिंगुर बहुत सारे बोल रहे हैं क्या, कहाँ पर है इतने झिंगुर। वो आवाज से जी सभी को ही आती है, मेरे को भी आती है। जी, कभी शुरुआत एलिजाबेथ जी हो सकता है शुरुआत हो रही होती है तो फिर हो सकता है कि अब आपने सुना है तो आपको समझ आ रहा होगा। हो सकता है धीरे धीरे और कंटिन्यूटी में है, क्योंकि मतलब अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि कब किसे आनी शुरू होती है क्योंकि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। मतलब मालूम नहीं कब किसके साथ कैसे शुरुआत होती है, बट ये होती है। बट मैं कहूंगी जिसको भी होती है ना, हम्म। मुझे ये लास्ट करके हम एंड करेंगे, प्रिया जी कहेंगे बातें नहीं खत्म हो रही इनकी। बट जब हम कनेक्ट करते हैं ना इस वाइब्रेशन से, इस फ्रीक्वेंसी के साथ, इस एनर्जी के साथ, तो मैं कई बार ऐसे बोलती हूँ कि अब ये बातें बोल तो रहे हो, मुझे समझ क्यों नहीं आ रही हैं आपकी बातें, अब मुझे बताओ तो सही आप बोल क्या रहे हो। मतलब मैं आपकी लैंग्वेज समझ तो सकूं, हर एक की एक लैंग्वेज है, हमारी एक लैंग्वेज है, ये परमात्मा सुन पाता है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है कोई मराठी में बोल रहा है, ये सारी लैंग्वेजेस हर किसी की सुनता है ना, जानवरों की अलग लैंग्वेजेस है वो भी सुनता है। तो फिर मैं कहती हूँ आप अपनी लैंग्वेज भी हमें मुझे समझने मैं समझ पाऊं। कई बार हम जब ध्यान में होते हैं, पता नहीं आपने भी फील किया होगा, तो ध्यान में कई बार ना कोई ऐसी ऐसा लगता है कि कुछ प्रश्न आया और कुछ उत्तर आया और वो किसी लैंग्वेज में नहीं आया, पर वो हमें समझ आ गया कि जैसे उन्होंने ये कहा, जैसे उन्होंने ऐसा कहा, जैसे हमें ऐसा आंसर मिला। अब मुझे नहीं पता वो लैंग्वेज अपने तो वो हमारे कॉन्शियसनेस से आंसर आ रहा है या वो हमें कहीं से आ भी रहा है आंसर या नहीं, पर ये जो एनर्जी है ना, अगर आप बात करोगे जैसे
जिस भी रूप में आप मानते हो उस परमात्मा को, वो आपको आंसर देगा कि वो आपसे क्या कहना चाहता है, क्यों आपको ये आवाज कुछ आ रही है, क्या अंदर से मैसेज है। आवाज आती है, अंदर से हम्म। आवाज आती है, मुझे भी आती है कई बार, मुझे भी ध्यान में मतलब अंदर से ही आवाज आती है, हाँ ऐसा है, मतलब कुछ भी है कि अंदर कुछ से नहीं, कई मतलब आप सवालों कहीं का भी चले जवाब भी जाओ, आप मिलता कहीं है। भी बैठे हो, सो रहे हो, लेटे हो, एसी चल रहा है, कोई म्यूजिक भी चल रहा है, लेकिन वो आपको आवाज लगातार ही सुनती रहती है, और ऐसा भी नहीं वो डिस्टर्ब करती है। मतलब बस वो चलती रहती है वो आवाज। मैंने कई महात्माओं के लेक्चर्स में भी सुना कि मतलब ये साउंड है एंड इट्स अ पॉजिटिव साउंड। बट मैं तो इसे इसी तरीके से लेती हूँ कि आपको कुछ कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाहते हो आप बता दो, किस तरीके से समझ पाए हम इस लैंग्वेज को। तो बहुत, इससे ज्यादा मुझे भी इतना ज्यादा नहीं मालूम इसके बारे में। तो इसका मतलब ये है कि हम सब अभी एक नाव में तो हैं, सेम बोट पे सेल कर रहे हैं। तो वो अच्छा है। नहीं, जिसे ओशो के समझ उसमें आएगा वो भी आपकी बताया। बताएगा। हाँ, नहीं अच्छा। मैम, ओशो के ध्यान में भी बताया है कि ये झिंगुर की आवाज आती है, उसकी उनके नाद में भी बताया। जी, अगली बार इसी पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लेके आते हैं। बिल्कुल। कुछ ना कुछ। मतलब ऐसा है ना कि जब मन शांत होता है तब ये आवाजें हमें सुनाई देने लगती है, ब्रह्मांड की जी। आवाज जिसे हम कहते हैं। जी। यस। चलिए, तो हम सेशन ही समाप्त करेंगे। जी। जी। और कोई लास्ट